नमस्ते ट्रांसटाइम फैमिली, मैं हूं क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का उस वीडियो में जिसमें हम करेंगे आपके कन्फ्यूजन को दूर। अगर आप 20-25 या 20-22 लाख रुपए के बजट में एक एसयूवी लेने की सोच रहे हैं तो फिर आई एम श्योर कन्फ्यूजन तो होना लाजमी है, बिकॉज इसमें सेगमेंट में बहुत सारी गाड़ियां आ गई। लेकिन अब ये कन्फ्यूजन और भी मल्टी लेयर्ड, मल्टी डिमेंशनल हो गया, क्योंकि अब सवाल हो गया कि आइस वाली गाड़ी लें यानी इंटरनल कंबस्शन इंजन वाली लें या फिर इलेक्ट्रिक लें या फिर हाइब्रिड लें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी कन्फ्यूजन को दूर करने की और मदद करेंगे आपकी, जिससे कि आप डिसाइड बेहतर कर पाएँ। और इसके लिए क्या किया हम लेकर आए हैं 3 खास गाड़ियाँ इस सेगमेंट में जो आपके बाइंग लिस्ट में शायद सबसे ऊपर हो, लेकिन हम उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। हमारे पास होगी MG ZS EV। और है हमारे पास मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। और बीच में हमारे साथ है किया सेल्टॉस टर्बोचार्ज पेट्रोल। यहां पर 3 गाड़ियां हैं जो सेल्टॉस टर्बोचार्ज है पेट्रोल, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, ग्रैंड विटारा और ZS EV। मैं चला रहा हूं इस सेल्टॉस टर्बोचार्ज को जो पेट्रोल इंजन है, और मैं इसी के प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा। ग्रैंड विटारा जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, अंकुर तनेजा मेरे लेफ्ट में है, वो बताएंगे उसके प्रोज एंड कॉन्स। और कैफ़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहे हैं ZS EV, उसके प्रोज एंड कॉन्स बताएंगे। और मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सबसे कंफ्यूजिंग शायद वजह यही है कि आप इस सेगमेंट में इन तीनों गाड़ियों के बीच में चाहे वो ये 3 स्पेसिफिक मॉडल ना भी हों, कन्फ्यूजन दरअसल इन्हीं कारणों से है। तो सबसे पहले अंकुर, मैं अगर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की बात करूं, प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे, क्या कन्फ्यूजन इसको लेकर देखने को मिलता है? प्रोज मेरे हिसाब से सबसे पहले माइलेज की किंग है। आसपास अगर डीजल की बात करें तो आसपास भी किसी की गाड़ी की माइलेज इसके मुकाबले अभी देखने को नहीं मिलेगी। हमने एक लॉन्ग स्ट्रेच पे भी चलाया, अब इस गाड़ी को भी तकरीबन मैं 450 किलोमीटर चला चुका हूँ। तो लॉन्ग स्ट्रेच पे जब हमने चलाया था तो 23 के आसपास माइलेज दे रही थी, अब 26 के आसपास दिखा रही है। तो वहाँ पर मामला काफ़ी सॉर्टेड है इस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ। अब ये तो एक मेजर इसका प्रो हो गया। इसके अलावा फीचर्स भी जो अमूमन एक्सपेक्ट करते हैं वो अमूमन सब फीचर्स इस गाड़ी में दे रही है मारुति। चाहे हेड्स अप डिस्प्ले की बात कर लें, स्क्रीन या वेंटेड सीट्स हैं, ये सब फीचर्स जो प्रीमियम गाड़ियों में हम एक्सपेक्ट करते हैं, थोड़ा बहुत कुछ फीचर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एंड सेम सेल्टॉस में भी वो फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं। उसके अलावा कॉन्स मुझे लगता है कि अपफ्रंट कॉस्ट जो है इसकी, वो एक फैक्टर रहेगा, डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा कि कस्टमर जो भी लेना चाह रहा है इसको, वो अपफ्रंट कॉस्ट देने के लिए तकरीबन 4-5 लाख एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार है कि नहीं, कंपेयर टू नॉर्मल पेट्रोल कार या माइल्ड हाइब्रिड से भी कंपेयर करें इसको। तो वहाँ पर वो कॉस्ट का जो डिफरेंस है, अगर आप अपफ्रंट दे सकते हैं और वो देने के बाद वो एंड में जाके आप कुछ साल बाद रिकवर कर पा रहे हैं या नहीं, तो वो मुझे लगता है एक डिसाइडिंग फैक्टर रहने वाला है इसको चूज़ करते वक्त। और अब कैफ़ी ZS EV अगर हम बात करें और इलेक्ट्रिक कार्स पर से, तो प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं जो कस्टमर्स को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं? सबसे बड़े 2 जो प्रोज इलेक्ट्रिक व्हीकल, किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के हैं, वो एवरीवन इज टर्मिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल एज फ्यूचर, दैट इज़ वन ऑफ द प्रोज। एंड सेकंड प्रो इज़ इसका रनिंग कॉस्ट, पर किलोमीटर जो कॉस्ट है वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड हो या पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, सबसे कम इलेक्ट्रिक व्हीकल का है। लेकिन द लिस्ट ऑफ कॉन्स राइट नाउ वेयर वी आर लिविंग, जैसे फॉर एग्जांपल हम नोएडा में रह रहे हैं, तो जो कॉन्स की लिस्ट है वो अच्छी खासी लंबी है। अगर इसको मैं 1 हफ्ते से चला रहा हूँ और अगर इसको चार्ज करने की बात करी जाए, आई लिव इन हाई राइज सोसाइटी नोएडा की, जैसे ऑलमोस्ट नोएडा में सारे लोग रहते हैं। तो बेसमेंट पे आप इसको चार्ज नहीं कर सकते, सोसाइटी में आप इसको चार्ज नहीं कर सकते। यू नीड योर ओन इंडिपेंडेंट हाउस टू बेसिकली चार्ज दिस कन्वीनियंटली। शुरू किया है बट आई गेस सभी मेजॉरिटी में नहीं है। हाँ, मेजॉरिटी में नहीं है। सो फॉर एग्जांपल मेरी सोसाइटी में आई हैव नॉट सीन कि कहीं भी कोई चार्जिंग सेटअप किसी ने करवाया हो और जिसको मैं यूज़ कर सकूँ। वैसे चार्जिंग का एक और जो सुनने में आया है कि अभी हाल फिलहाल में जो EV फायर के इंसिडेंट्स है, उसके चक्कर में कई ऑर्गेनाइजेशंस, कई रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ ने बेसमेंट में वैसे भी मना कर दिया है।
क्लोज स्पेस में इनकी पार्किंग या क्लोज स्पेस में चार्जिंग मना कर दिया, और देश के कई हिस्सों से ये स्टोरी सुनने को मिलती है। सो मोर और लेस आप डिपेंड करते हैं जो पब्लिक चार्जर्स हैं उसके ऊपर, या फिर आपके पास इंडिपेंडेंट हाउसेस हैं तो आपके लिए एक ही चीज़ है। और डिसएडवांटेज और रेंज एंजाइटी का है, बट दैट्स लाइक मेजरली कम हो गया है बिकॉज चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा ठीक हो गया है पहले से। एंड उसके अलावा आई डोंट थिंक सो इसके अलावा इसमें एज सच कोई डिसएडवांटेज है। एडवांटेजेस में हैंडलिंग वगैरह बिकॉज ऑफ द वेट एंड एवरीथिंग। एंड जस्ट बिकॉज कैफी इज़ द यंगेस्ट, उसको पैसे का ज़्यादा खर्च वो चुभता नहीं है, इस वजह से असली डिसएडवांटेज इसने बताया नहीं। इस सबसे महंगी अभी फ़िलहाल अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, कुछ एक मॉडल्स को अगर छोड़ दें तो बहुत ही प्रीमियम हो जाता है। अगर आप फॉर एग्जांपल इसी का अगर पेट्रोल वर्जन एस्टर से ही कंपेयर करें तो वो इंक्रीमेंट या वो प्रीमियम आपको जो डिफरेंशियल है वो काफ़ी हाई हो जाता है। ये तो प्रोज एंड कॉन्स हो गए इन दोनों स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक के। यहाँ पे अगर हम पेट्रोल गाड़ी की बात करें या एक किसी भी टिपिकल आइस इंजन वाली गाड़ी की बात करें तो सबसे पहली जो खूबी नज़र आती है जिसकी वजह से हम लोग जाते हैं सबसे पहले इन गाड़ियों की तरफ, एक तो फ़िलहाल ये मॉडल सबसे ज़्यादा अवेलेबल है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपके पास चॉइसेस बहुत कम हैं इंडिया में। दूसरी चीज़ ये है कि जो अपफ्रंट आप जो कॉस्ट देते हैं, जो कीमत देते हैं, वो सबसे कम आपको अगर हम काउंटर पार्ट की बात करें, ऑब्वियसली अगर हम छोटा या फॉर एग्जांपल इन इलेक्ट्रिक कार्स में छोटी गाड़ी लेंगे तो सस्ती मिलेगी, लेकिन अगर कंपेरेबल गाड़ियों को देखें तो वहाँ पर सबसे सस्ती आपको आइस इंजन वाला वर्जन ही मिलेगा। दूसरी चीज़ फैमिलियरिटी है, जो शायद सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग नया कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक लेंगे या हाइब्रिड लेंगे तो फिर हमारा कैलकुलेशन कैसे बिगड़ेगा, और इस चक्कर में हम लोग वी वांट टू प्ले सेफ, तो उस चक्कर में एक आइस इंजन का वो है। प्लस ऑब्वियसली कन्वीनियंस, जहाँ पे आप कहीं भी इसे लेके जाएं आपके पास फ्यूल पंप तो होगा, वहाँ पर चार्जिंग स्टेशन आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज अब हम कहें तो ऑब्वियसली एक चीज़ जो इन दोनों गाड़ियों के पक्ष में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो है फ्यूल एफिशिएंसी के बाद जो एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट होता है वो जो फॉसिल फ्यूल से चलने वाली गाड़ियाँ हैं उनका सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद जो रनिंग कॉस्ट है वो भी सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर अब हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं। इन तीनों जो कार्स को, एसयूवीज़ को हम अगर कंपेयर करते हैं अलग अलग मुद्दों के ऊपर, और प्लस लास्ट तक आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि वहाँ पर हमने क्या किया, कैलकुलेट करके आपको समझाने की कोशिश की है कि इन तीनों में अगर आप कंफ्यूज हैं तो कौन सी गाड़ी आपके लिए बेहतर सौदा साबित होगी। सुक्रांति, प्रैक्टिकल बातें होती रहेंगी, बट इसके अलावा फन वाला फैक्टर कहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रहा है? कौन सी गाड़ी ज़्यादा मज़ेदार है चलाने के दौरान? मेरे पास ग्रैंड विटारा आ रहा है तो ठीक है, आप ही स्टार्ट बोल दे। बोला आप ही स्टार्ट कर रहे हैं और इन्हीं की गाड़ी का सबसे फन एलिमेंट। ऐसी बात नहीं है यार, सबसे कम है। हमने बहुत लंबे रूट पर चलाया क्रांति, इतना भी ज़्यादा फन है, बट अगर हम इन तीनों में कंपेयर करें, आई डोंट नो, मैं लास्ट में बताऊंगा, तुम बताओ इन तीनों में फन सबसे ज़्यादा तुम्हें किस में है? इसी में the instantaneous torque, the steering behavior and the way it was handling, maybe because of weight and whatsoever. तुम्हारा वजन भी तो कम है ना मेरे से, बट मुझे यहाँ पर ये अपने लिए कह रहे हैं। हाँ, मैं इसको बोलता रहा हूँ, इसका वजन कम है तो इसलिए गाड़ी और ज़्यादा, मैं इस कार के वजन के साथ मेरा वजन उतना, स्पेशली कॉर्नर्स के ऊपर मुझे उतना मज़ा नहीं आ रहा। इंस्टेंटेनियस टॉर्क तो मज़ेदार लगता है, बट और उसका प्रैक्टिकलिटी है, आई मीन इट्स गुड, बट बेस्ट कॉम्बिनेशन मुझे मज़े के हिसाब से, डायनामिक्स के हिसाब से, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में दिस इज एक्साइटिंग, बट स्ट्रेट लाइन, टर्न और एवरीथिंग कंबाइंड गाड़ी मुझे तो आईसी इंजन है ना, आईसी इंजन है, पुरानी टेक्नोलॉजी है, टर्बो है ये, आई मीन टर्बो में थोड़ा एक्स्ट्रा है ना, ज़्यादा बड़ा नहीं है तुमसे, पर ठीक है। आई मीन ओवरऑल अगर एक्सपीरियंस अंकुर जस्टिफाई करने में लगे नहीं, मेरी गाड़ी को भी कोई बोल दे, तारीफ कर दे। अरे नहीं, ओवरऑल ड्राइव एंड हैंडलिंग मुझे आई मीन अच्छी लगी। परफॉर्मेंस है थोड़ा सा एक्स्ट्रा मुझे लगता है कि होता तो हाईवे पर स्पेशली। डेफिनेटली इट्स अ सेंसिबल कार, नो डाउट, लेकिन जब एक्साइटमेंट, फन, या आपने वर्ड यूज़ कर दिया मज़ा, तो फिर इसमें थोड़ा सा मज़ा 19-20 का ही फ़र्क है, लेकिन मुझे इसमें 20, लेकिन माइलेज का मज़ा तो मिल रहा है ना इसमें, फिर वही तो, फिर उसमें मज़ा।
तो अब स्टोरी का वो हिस्सा जो आपके बाइंग डिसीजन में मदद करेगा। यहाँ पर कुछ एक ग्राउंड रूल आपको हम या अजम्पशंस आपको बता दें। एक तो ये कि मैं 4 साल के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ कि आप गाड़ी को 4 साल तक रखेंगे और हर साल आमतौर पर हम कम या ज़्यादा चलाते हैं। एवरेज हमने 10,000 किलोमीटर का रखा है, हर साल आप चला रहे हैं। और इसके अलावा जो फ्यूल प्राइसेस है, अगर मैं पेट्रोल की बात करूं तो वो अभी जो अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त 96 रुपये 97 रुपये के आसपास है। तो ऐसे में अगर कैलकुलेट करें तो किसका खर्चा कितना आ रहा है और उस हिसाब से पर किलोमीटर खर्च कितना आएगा। तो अल्फ़ाबेटिकली हम चलते हैं अंकुर के पास और अंकुर से जानते हैं कि ये जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ग्रैंड विटारा है उसका रनिंग कॉस्ट कितना निकल कर आ रहा है अंकुर, और कैसे कैलकुलेट किया आपने? कैलकुलेट अगर अंदाज़ा लगाएं तकरीबन 10,000 के आसपास अगर साल में कोई गाड़ी चला रहा है, अमूमन 10,000 के आसपास चल जाती है, थोड़ी कम थोड़ी ज़्यादा होती है, बट 10,000 का अगर नंबर लेके चलें तो 4 साल में 40,000 किलोमीटर अगर कोई चला रहा है तो उसके हिसाब से जो माइलेज हमने कैलकुलेट की है, जो मैंने कैलकुलेट की है 23 की माइलेज जब हम इसको उदयपुर से दिल्ली लेके आए थे तब ये दिखा रहा था, लेकिन अब मैं इसको 450 किलोमीटर दोबारा मैंने चलाया है तो अब जो माइलेज दिखा रहा है 26.5 दिखा रहा है। लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से अगर थोड़ा कम भी रख के चलें, क्योंकि हम लॉन्ग रूट पे लेकर आए, तो 23 का अगर आंकड़ा लेके चलें तो वहाँ पर 4 साल का जो कॉस्ट आने वाला है वो 1,60,000 और 70,000 के आसपास इसका पेट्रोल का कॉस्ट 4 साल के अंदर पड़ने वाला है। और पर किलोमीटर की बात करें, पर किलोमीटर क्या कॉस्ट रहेगा, कितने रुपीज़ रहेंगे, तो 4 रुपये पर किलोमीटर इसका कॉस्ट इस हिसाब से पड़ने वाला है। तो ये अप्रॉक्सीमेशन 4 रुपये पर किलोमीटर हो रहा है। कैफ़ी इसका जो ऑफिशियल फिगर्स हैं वो 1 रुपये पर किलोमीटर का MG बता रही है, बट दैट आल्सो इंक्लूड्स हमारा जो घर पे चार्जिंग होती है और वो कंपैरेटिवली सस्ता पड़ता है। बट इफ़ यू चार्ज इट बाय DC फास्ट चार्ज तो वो आपको अराउंड 2 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आपका वो बैठता है। सो वी हैव टेकन 1 और 1.2 के बीच में 1.5 रुपीज़ पर किलोमीटर, और जैसे आप बता रहे हो 40,000 किलोमीटर हम इसको 4 साल में चला रहे हैं, सो द कैलकुलेशन कम्स आउट टू बी 60,000। ओके, तो 60-70 हज़ार रुपये और प्लस बेसिकली ये इन्होंने जो खर्च है पर किलोमीटर पहले ही निकाल दिया, उसी के बेस के ऊपर ये हाँ, तो मेरे एवरेज नहीं निकल रहा। एग्जैक्टली, क्योंकि ये पेट्रोल तो भरवा नहीं रहे हैं इसमें। यहाँ पे अगर हम कहें तो आप लोगों ने सही गेस किया और इसमें कोई इसके लिए ऑब्वियसली कोई पुरस्कार भी नहीं मिलेगा। सबसे एक्सपेंसिव आपको रनिंग कॉस्ट जो है वो पेट्रोल इंजन की ही मिलेगी। यहाँ पर लगभग 40,000 अभी के प्राइस 96-97 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से अगर हम पेट्रोल कैलकुलेट करें तो वहाँ पे जो खर्च है या जो पेट्रोल के ऊपर जो खर्च है, फ्यूल के ऊपर हम 4 साल में लगभग दे रहे हैं कितना, 3.25 लाख के आसपास, 3,20,000, तो 3.25 लाख के आसपास। 12 की माइलेज अभी ये। हाँ, और एग्जैक्टली जो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी है वो अभी जो हमने देखी है वो 14 पॉइंट समथिंग थी, लेकिन यहाँ पर हम एक बड़ा हिस्सा हाईवे के ऊपर भी हमने उतारा है या चलाया है, और जो शहरी ट्रैफिक है वहाँ पर 12 के आसपास ये फ्यूल एफिशिएंसी दे रही थी। तो वहाँ पर अगर हम 12 सवा 12 का कैलकुलेट करें तो फिर इसकी रनिंग कॉस्ट 8 रुपये के आसपास आ जाती है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली रनिंग कॉस्ट के हिसाब से सबसे महंगी आपको पेट्रोल कार ही मिलेगी। लेकिन इस रनिंग कॉस्ट के साथ क्या सबसे महंगी है ये सेल्टॉस? तो यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा शुरू में आप कितना पैसा दे रहे हैं, उसके बाद मेंटेनेंस में कितना पैसा दे रहे हैं या रनिंग में कितना पैसा दे रहे हैं, और अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं या स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लेते हैं तो वहाँ पर वसूल करने में आपको कितना टाइम लग रहा है। तो अगर कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो अभी भी मुझे लगता है कि इस सेगमेंट में एक प्रैग्मेटिक पैसा वसूल टाइप से अगर आप सोचें केवल पैसे के हिसाब से, तो फिर अभी भी पेट्रोल वाली जो गाड़ियां हैं लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा महंगी उतनी नहीं पड़ रही हैं जितना हमें लगता है। तो एक प्रैक्टिकल चॉइस शायद कस्टमर्स के लिए वो भी होगा, लेकिन यहाँ पर मामला केवल इकोनॉमिक या पैसे का ही नहीं है, एक नोशनल भी है। वहाँ पे ये दोनों गाड़ियाँ फ्यूचर ज़रूर नज़र आती हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर लेना चाहते हैं तो उसके लिए कितना अलग से एफर्ट डालने के लिए आप रेडी हैं, कितना बड़ा आप स्टेटमेंट देना चाहते हैं अपने दोस्तों को, अपने फैमिलीज़ को, जब आप वीकेंड में पार्टी करने जाते हैं तो बताने के लिए कि हाँ मेरे पास एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, प्लस इन्वायरमेंट के लिए आप कितने सीरियस हैं, जिसके लिए वो एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा मनी आप रेडी हैं देने के लिए। सेम विथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑल्सो, यहाँ पर एक प्रैक्टिकल ऑप्शन ये ज़्यादा नज़र आता है। यहाँ पर चार्जिंग और चार्ज का जो वेट टाइम है उन सब से आपको छुटकारा मिल जाता है, लेकिन शुरुआती कीमत आपको इसके लिए एक्स्ट्रा देनी पड़ती है। तो ये दोनों चीज़ें भी हैं जो इसके डिसीजन में आपको
दिमाग में रखनी चाहिए। तो लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें, जो हाइब्रिड या स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक का जो इंक्रीमेंट कॉस्ट आप देते हैं वो वसूल करने में आपको टाइम लगता है। तो उस हिसाब से अभी भी इतनी इरेलेवेंट नहीं हुई है आइस गाड़ियाँ। लेकिन जैसा हमने कहा कि नोशनल वैल्यू आपको देखना होगा कि आप कौन सी गाड़ी लेना चाहते हैं, क्या स्टेटमेंट आप देना चाहते हैं। फिलहाल मुझे, अंकुर और कैफी को दीजिए इजाज़त। इस स्टोरी में इतना ही और उम्मीद है कि आपके सवालों का जवाब मिला होगा। अगर नहीं मिला है तो फिर कमेंट कीजिए, हम अगली स्टोरी में वो भी बताएंगे। बाय बाय।